Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start lecture number 4. Last time we studied the Carnot refrigeration cycle, and we also studied the ideal vapor compression cycle. So today lecture is the continuation of the vapor compression cycle. ये स्लाइड आप लोगों को नजर आ रहा है या? जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, सो वी कवर अप टू दिस स्लाइड, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का लेक्चर जो है तकरीबन ये सारे स्लाइड्स हमने कवर करने हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने इस आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल की रिप्रेजेंटेशन ऑन द टीएस डायग्राम एंड द पीएच डायग्राम वो डिस्कस की थी कि किस तरह जो है ये टीएस डायग्राम पर किस तरह ये प्रोसेसेस आ रहे हैं और पीएच डायग्राम पर किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। सो कमिंग स्लाइड को देखते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। दिस इज द पीवी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके ऊपर ये आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल प्लॉट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस हैं। वन इज इनसाइड द एवापोरेटर एंड द सेकंड वन इज इनसाइड द कंडेंसर. In the evaporation, the heat absorption by the refrigerant is taking place, while inside the condenser, the condensation of the refrigerant occur inside the condenser, and that is also isobaric heat rejection process because the heat is rejected inside the condenser at a constant pressure. तो TS PV रिप्रेजेंटेशन है, वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम है। तो आप देख सकते हैं कि दो प्रोसेस जिसके ऊपर ये कंडेंसेशन लिखा है और एवापोरेशन लिखी गई है, ये कांस्टेंट प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस पॉइंट से ऑनवर्ड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। जिस तरह टीएस डायग्राम में इनलेट ऑफ द कंडेंसर वाज आउटसाइड द डोम, that is the refrigerant was initially at the superheated region. तो एग्जैक्टली इस पीवी डायग्राम के ऊपर भी आप टीएस डायग्राम को पहले देख ले। आप देख सकते हैं कि पॉइंट 2 इज outside the dome in the superheated region, and this process from 2 to 3 is occurring at constant pressure. तो इस प्रोसेस 2-3 का जो 3 पॉइंट है वो सिचुएटेड लिक्विड लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, उसी पर फिनिश हो रहा है। और 2 पॉइंट जो इनलेट पॉइंट है कंडेंसर का, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनलेट ऑफ द कंडेंसर रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट है दैट इज सुपरहीटेड। सो अगर पीवी डायग्राम पर हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ड्रा कर ले तो एक एंड जो है कंडेंसर का इनिशियल पॉइंट वो डोम से बाहर है और दूसरा पॉइंट डोम के साथ सिचुएटेड लिक्विड लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो एवापोरेटर के अंदर प्रोसेस है दैट इज अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और इसके ऊपर 4-1 जो है जो प्रोसेस हो रहा है वो एवापोरेटर के अंदर है, और 4 पर जो स्टेट है रेफ्रिजरेंट की दैट इज अ डुअल फेज, दैट इज part of the refrigerant is in a vapor state and part of the refrigerant is in a liquid state. So with this dual phase, the refrigerant will enter and it will evaporate until the refrigerant intersect with the saturated vapor line. तो इनलेट dual phase है और exit जो है exactly saturated vapor है। तो आप इसको PV डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आप जो है ड्रा कर लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, डुअल फेज से स्टार्ट होगा ये प्रोसेस और एंड होगा सैचुरेटेड वेपर लाइन पर, ठीक है। फिर हमारे पास बचते हैं दो प्रोसेसेस, वन इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इनसाइड द कंप्रेसर एंड द सेकंड वन इज द थ्रॉटलिंग इनसाइड द थ्रॉटल वॉल और द कैपिलरी ट्यूब और द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल। तो इसको भी देख लेते हैं कि टीएस डायग्राम पर ये दो प्रोसेसेस किस तरह से हैं। अच्छा, टीएस डायग्राम पर आपको पता है कि 1 to 2 जो प्रोसेस है दैट इज आइसेंट्रोपिक। तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन यहाँ पर एक पॉइंट 1 और 2 के बीच एक वर्टिकल लाइन ड्रा की गई है। इट मींस दैट एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन 1 and 2
during this process the entropy remains constant. So since this is a PV representation, उस पर isentropic process की जो line बनती है that is a little bit inclined toward the left side, और उसका slope जो है थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, ठीक है। This is a constant entropy line representation on the PV diagram, ठीक है। तो ये कंप्रेसर का इनलेट स्टेट है सिचुएटेड वेपर और एग्जिट स्टेट है कंप्लीटली सुपरहीटेड वेपर। आप इस टीएस डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। सिचुएटेड वेपर है और सुपरहीटेड उसका एग्जिट है। इसी तरह जो 3 to 4 प्रोसेस है, सिचुएटेड लिक्विड थ्रॉटल होके डुअल फेज पर एंड हो रहा है 0.4 के ऊपर। तो जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है ऑन द पीवी, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन जो है पीवी डायग्राम पर इस तरह एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन बनेगी और उसका इनिशियल पॉइंट होगा सिचुएटेड लिक्विड और फाइनल पॉइंट होगा डुअल फेज। जी, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक स्टूडेंट काइंडली रिस्पांस किया करे, आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं? यस सर। अच्छा ठीक है, सही है। सो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, सही है। क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं है तो आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ठीक है, ये स्लाइड मैंने इंटेंशनली ऐड किया है अगर किसी को अभी तक जो है इसकी मुख्तलिफ जो स्टेट्स है टीएस डायग्राम पर लिक्विड प्लस वेपर और उसका कंप्लीटली वेपर्स का उसकी डिमार्केशंस लाइंस वगैरह ड्रा की गई है कि इस रीजन में लिक्विड होगा, इस रीजन में लिक्विड प्लस वेपर होगा, इस रीजन में गैसियस स्टेट होगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है पूरे प्रोसेसेस की फॉर द आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। तो इसको आप देख भी सकते हैं कि 1 to 2 जो प्रोसेस है दैट इज कंप्रेशन ऑफ द वेपर, और 2 to 3 इज वेपर superheat removed in a condenser, and 3 to 4 is again vapor converted to the liquid in condenser. 4 to 5 जो है liquid flashes into liquid plus vapor across the expansion wall, ठीक है। and 5 to 1 is again liquid plus vapor converted to all vapors in evaporator. तो पूरी हर कंपोनेंट के अंदर स्टेट क्या है रेफ्रिजरेंट का और उस पर प्रोसेस क्या हो रहा है वो पूरी एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। प्लस इसमें आइसोबार्स भी शो किए गए हैं कि मुख्तलिफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 to 4 जो प्रोसेस है जो कंडेंसर के अंदर हो रहा है वो भी कांस्टेंट प्रेशर है, और 5 to 1 जो एवापोरेटर के अंदर प्रोसेस हो रही है वो भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। Then from 1 to 2 it is isentropic, and 4 to 5 the throttling process is occurring. तो इस फिगर में हर चीज जो है वो क्लियर लिखी गई है with respect to the change in the state of the refrigerant. तो जिस तरह 5 to 1 evaporation हो रही है, स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है डुअल फेज से कंप्लीटली उसमें। तो जिस तरह हमने कूलिंग मेथड्स में से एक मेथड डिस्कस किया था कि फेज चेंज प्रोसेसेस, तो एग्जैक्टली उसी फेज चेंज प्रोसेसेस से इस साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेशन काज होती है, और उसको उसी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को रेफ्रिजरेशन पर्पसेस और एयर कंडीशनिंग पर्पसेस के लिए हम प्रैक्टिकली एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अंदर फिर यूटिलाइज करते हैं। जी, इससे कोई क्वेश्चन रिलेवेंट हो तो आप पूछ ले। क्लियर है सर? क्लियर है सर। ओके, सो 4 to 5 जरा फिर दोबारा से। 4 to 5 is basically the throttling process. इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। इसकी सही समझ आपको पीएच डायग्राम से आएगी क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके ऊपर एंथैल्पी गिवन होती है। तो पीएच डायग्राम अगर आप देख ले 3 to 4, यहाँ पर पीएच डायग्राम पर भी आप देख सकते हैं एक इंक्लाइन लाइन है, while in a pH diagram it is a vertical line. It means that the enthalpy at 0.3 and 0.4 will remain constant. So this is basically the isenthalpic or throttling process in which the pressure is decreasing और enthalpy उसके अंदर constant रहती है। जी,
ठीक है सर, आगे से। So what we have studied last time in the ideal vapor compression cycle is basically made from the Carnot cycle by overcoming the limitation of the Carnot refrigeration cycle. The first limitation of the Carnot refrigeration cycle was that the wet compression was not possible, and that is replaced by the dry compression in the ideal vapor compression cycle. वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, इस बार दोबारा थोड़ा सा आप देख ले। ये देख ले 1 to 2 जो है वेट कंप्रेशन है जो कि पॉसिबल नहीं थी, तो इसको ड्राई कंप्रेशन से रिप्लेस किया गया है। 3 to 4 सेकंड प्रोसेस है जो कि वो कंसिडर करता था कि कार्नाट साइकिल में ये कंसिडर कर रहा था कि थ्रॉटलिंग की बजाय आप टरबाइन में एक्सपेंशन करा दे ताकि कुछ वर्क टरबाइन से मिल जाए और उसको कंज्यूम कर ले कंप्रेसर के वर्क कंजम्पशन में, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो एक लिमिटेशन ये थी कि 3 to 4 जो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, इसको आइसेंथाल्पिक मींस के कांस्टेंट एंथैल्पी या थ्रॉटलिंग प्रोसेस से रिप्लेस किया गया था। द थर्ड limitation of the Carnot cycle was that isothermal heat rejection inside the condenser was not possible, because if you are performing the dry compression, you have to take out the refrigerant from this dome. So once you take out the refrigerant from this dome and you compress it to the compressor pressure, then the heat rejection will not be occurring at a constant temperature. So that is basically replaced with the isobaric heat rejection process. तो ये तीन जो लिमिटेशन थी कार्नाट साइकिल की, वो एक्चुअल साइकिल में रिप्लेस की गई है और उससे हमारे पास एक्चुअल साइकिल बना है। तो इस स्लाइड में ये डिस्कशन हो रही है जी। वेट कंप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय ड्राई कंप्रेशन, isothermal heat rejection is replaced by isobaric heat rejection in condenser, and isentropic expansion in turbine is replaced by isenthalpic throttling expansion। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया है। हेलो सर, ये ड्राई कंप्रेशन से फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है? नहीं, एफिशिएंसी इंक्रीज अगर होती तो कार्नाट जो है वेट कंप्रेशन की बजाय ड्राई कंप्रेशन कंसिडर करता। ठीक है सर। एफिशिएंसी का वर्ड आप रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं कर सकते, वो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है। एक परफॉर्मेंस इसकी डिक्रीज होती है, दूसरी एक परफॉर्मेंस है जो कि इससे इंक्रीज होती है। वो कमिंग स्लाइड में इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर कार्नाट साइकिल के लिए जो यहां पर आप एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल के अंदर जिसको बोल्ड या डार्क लाइन से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर लिखा है नेटवर्क, और प्रोसेस 4 to 1 के नीचे लिखा है जो डॉटेड रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला जिसकी हाइट्स ये है और उसकी लेंथ ये है। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये चीज आपको समझ आ जाए तो आगे जो स्लाइड्स आ रहे हैं जिसमें ये मुख्तलिफ एरियाज वगैरह प्लॉट की गई है या जो डिस्कशन है, इसकी समझ आप लोगों को फिर आ जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अगर आपको समझ ना आए तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक पेंट फाइल शेयर करूंगा और उस पर हम जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द नेटवर्क इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस रेक्टेंगल 1 2 3 4 and how the refrigerating effect is equal to the area under this process 4 to 1। ठीक है ना? ये आप लोगों को समझ आ जाए तो फिर आगे जो स्लाइड्स की डिस्कशन है वो उसकी समझ आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है? सो लेट मी शेयर द पेंट फाइल और फिर जो है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक मिनट।
अच्छा, पेंट फाइल नजर आ रहा है आपको, शेयर हो गया है या नहीं? जी सर। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. so let me first draw the Carnot cycle on the TS diagram और फिर इसको डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। On the horizontal axis there is entropy, on the vertical axis we have temperature, and this is the dome structure. And let's say we draw the Carnot cycle on this TS diagram. सारे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया है? 1, 2, 3 and we have point 4. The arrow direction are like this. नजर आ रहे हैं आप लोगों को? हेलो जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, so first of all the heat that will be absorbed inside the evaporator is basically known as the refrigerating effect. इसके ऊपर अभी डिस्कशन है कमिंग स्लाइड में, लेकिन एवापोरेटर के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, रेफ्रिजरेंट आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट जब एवापोरेटर के अंदर आता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है। वो हीट किससे एब्जॉर्ब करता है? एयर से एब्जॉर्ब करता है, इन केस ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है। तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस 4 to 1, वो मैं आपको बताता हूं, उसके ऊपर आप फोकस करें, ठीक है। आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है कि dQ इज इक्वल टू TdS, ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, so if we apply this on this process 1 to 2, sorry 4 to 1, so for process 4 to 1 we have, इसके सबस्ट्रेट में आप 4 to 1 लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि इसको इंटीग्रेट आप करोगे तो इंटीग्रेशन सिंबल यहां पर आ जाएगा, एक सिंबल यहां पर आ जाएगा। अपर लिमिट क्या है? दैट इज 1 एंड द लोअर लिमिट इज 4। इस साइड पर भी आ जाएगा। नो, वी हैव टू इंटीग्रेट द लेफ्ट साइड एज वेल एज वी हैव टू इंटीग्रेट द राइट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड को हम इंटीग्रेट कर ले तो ये हीट एवापोरेटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो मैं जो है इसको इसके ऊपर लेट से मैं ई लिख देता हूं, ठीक है। ईवी मींस एवापोरेटर और ये CO है मींस के कंडेंसर, ठीक है। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल हीट एब्जॉर्ब इनसाइड द एवापोरेटर आ जाएगी। QE से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। लेट्स से दैट QE इज इक्वल टू Q1 माइनस Q4, इस तरह से बन जाएगा ना। मतलब सेट पॉइंट 1 के ऊपर कितनी हीट है और इनिशियल पॉइंट 4 के ऊपर कितनी हीट है, दोनों आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो इससे QE आ जाएगी। इस तरह है या नहीं? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Total heat absorb आ जाएगी इससे सर। हाँ एग्जैक्टली। सो दिस इज द लेफ्ट साइड एक्चुअली, तो इसको मैं सिंपली QE से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस QE विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ TdS। इंटीग्रल TdS में आप अगर देख ले तो इसमें ये टेम्परेचर टर्म जो है दिस इज कांस्टेंट, और उसका आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, थ्रू टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। एंड लेट्स से दिस टेम्परेचर इज TE, एवापोरेटर टेम्परेचर। तो मैं क्या कर लूंगा कि इस साइड से मैं ये T इस इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दूंगा और ये आ जाएगा TE, ठीक है। और जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो DS को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल S आ जाएगा, और इसके ऊपर ये लिमिट आप अप्लाई कर लोगे। 1 इनिशियल लिमिट इज 4 एंड द फाइनल लिमिट इज 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा TE इनटू
S1 माइनस S4। इसकी समझ आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरिया के बराबर किस तरह से आता है। वी हैव S1 एट दिस लेवल एंड वी हैव S4 एट दिस लेवल। ठीक है, एंड वी हैव द हाइट ऑफ दिस प्रोसेस एट दिस टेम्परेचर TE, मींस के ये लेंथ है इस लेवल पर। तो जब आप TE को इस डिफरेंस के साथ, ये हमारे पास क्या बनता है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज S1 माइनस S4 बेसिकली, इस तरह है ना। हेलो, यस सर, इसी तरह है। अच्छा, तो इस लिंक को आप इस हाइट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट मींस दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, द हीट एब्जॉर्ब विल बी बेसिकली इक्वल टू द एरिया अंडर दिस प्रोसेस लाइन, ये वाला एरिया, ठीक है, जो Yes, इसके sir. अंदर है। ठीक है ना। अब Yes, sir. अगर हम क्या करें, work network inside the Carnot refrigeration cycle is enclosed by this area. How is this coming? ठीक है, ये किस तरह से इसके बराबर आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will apply the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या कहती है कि the cyclic integral of the heat will be equal to the cyclic integral of work. इसका क्या मतलब है कि एक साइकिल के अंदर जितनी भी नेट हीट है, मतलब हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, विल बी इक्वल टू द नेट वर्क प्रोड्यूस बाय दैट साइकिल। ठीक है, आया उसमें नेटवर्क कितना आपको मिलता है, ठीक है ना, इसके बराबर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि एक साइकिल के अंदर जितनी भी हीट इन्वॉल्व है उसकी इंटीग्रल, और साइकिल के अंदर जितना वर्क इन्वॉल्व है उसका इंटीग्रल लेके जो है दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, जिस तरह आपके पास हीट इंजन होता है, हीट इंजन में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ हीट जो है सराउंडिंग को रिजेक्ट होती है, तो जो इनिशियल हीट है या जो हीट प्रोड्यूस हो गई है उससे आप हीट रिजेक्टेड माइनस कर दे तो वो नेटवर्क के बराबर आती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है और यही जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या होगी कि द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम विल बी क्या, heat absorbed will be considered as positive value and the heat rejected will be, Q rejected will be a negative value. Similarly, the work produced by the system मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, या इन दिस केस जो है टरबाइन है। In case of Carnot cycle, WT will be considered as positive. ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े भी होंगे, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन। And the work consumed, that is the compressor work on the system, will be considered negative. तो ये साइन अप्लाई करने हैं और आपने इसमें से देखना है इस साइकिल के अंदर कि किधर हीट एब्जॉर्ब करती है ये सिस्टम और किधर हीट रिजेक्ट होती है इस सिस्टम के अंदर, किधर वर्क प्रोड्यूस होगा इस सिस्टम के अंदर और किधर वर्क जो है कंज्यूम होगा इस सिस्टम के अंदर। आपने उस लिहाज से ये सिंबल अप्लाई करने हैं और फिर जो है इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने पुट करने हैं। ठीक है, अच्छा, सो द हीट एब्जॉर्ब इनसाइड दिस साइक्लिंग प्रोसेस इज, कहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है ये आप बता दें। 4 to 1 4 to 1 ये प्रोसेस किधर होता है, इवेपोरेटर में सर।
हाँ, so QE will be basically positive, ठीक है। और हीट रिजेक्ट कहां पर होती है? One to three, sir. Condensation के 2 to 3, which is actually inside the condenser, so QC will be negative, ठीक है। वर्क कहां पर प्रोड्यूस होता है कार्नाट के केस में? to 2. 1 to 2. वर्क प्रोड्यूस कहां पर होता है? 3 to 4 सर। 3 to 4 हमेशा एक्सपेंशन के केस में वर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दिस इज 4 तक सर टरबाइन में। हाँ, तो टरबाइन के अंदर वो 3 to 4 है। अब बात सुने, इसको आप जो है ना ये रैंकाइन साइकिल के साथ आप कंपेयर ना करें। दैट इज द वर्क प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट, दिस इज एक्चुअली द वर्क कंज्यूमिंग पावर प्लांट, ठीक है ना। सो 3 to 4 इज बेसिकली द टरबाइन, और उसके अंदर WT से अगर हम रिप्रेजेंट कर ले, सो WT विल बी अ पॉजिटिव फॉर दिस साइकिल, ठीक है। और वर्क कंज्यूम कहां पर होगा सिस्टम के अंदर? 1 to 2। तेज बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 to 2। 1 to 2। अच्छा, तो इसी को अभी आप अप्लाई कर दें यहां पर, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट साइड पर आप क्या करेंगे? QE जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी, एंड देन QC नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, एंड दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू द वर्क ऑफ द टरबाइन विद द पॉजिटिव साइन, ठीक है, माइनस WC आ जाएगा। अब टरबाइन में जो वर्क प्रोड्यूस होता था इन केस ऑफ द कार्नट साइकिल, दैट वाज टू लिटिल एज कंपेयर टू द वर्क कंज्यूम्ड इनसाइड द कंप्रेसर, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर इस साइन की जगह हम W नेट लिख दे, तो WT से आप ये माइनस करोगे तो W नेट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई है या नहीं? यस सर। सही है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर वही वैल्यूज आ जाएगी, QE माइनस QC। अब इस नेगेटिव साइड को थ्रू आउट मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा W नेट। सर ये C और E का क्या मतलब है सर? C stand for the condenser heat and E stand for the C stand for condenser and E stand for the evaporator. So the heat is absorbed inside the evaporator and it is rejected inside the condenser. So the heat rejected by the system is actually inside the condenser. So that is why it is coming with the negative sign. और यहाँ पर T stand for the turbine and C stand for work के केस में कंप्रेसर के लिए स्टैंड करता है। तो कंप्रेसर में जो वर्क कंज्यूम होता है वो टरबाइन की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। तो आप हाई वैल्यू को कम वैल्यू से माइनस करेंगे तो जो नेट वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है ना। फिर नेगेटिव को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये QC पॉजिटिव बन जाएगा और QE जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, so this is the result from which we will find out that the network inside the Carnot cycle is equal to the area enclosed on the TS diagram, ठीक है। वो क्या है? TS डायग्राम इस तरह सा, TS डायग्राम जो है वो इस तरह से है, और इसको भी आप देख ले कि ये किस तरह इस इनक्लोज एरिया के बराबर आता है, ठीक है। ये 1 2 3 पॉइंट बस आप फिर खुद लिख ले, ठीक है, या आप कंसिडर कर ले कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ये हीट जो QE थी इसके लिए हमने फाइंड किया था कि दैट इज बेसिकली दिस एरिया। लेट मी चेंज दैट कलर, ठीक है, वो इस एरिया के बराबर आ रहा था। ये अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है, अभी फाइंड किया था ना QE। यस सर।
Similarly, QC will be the area under this line. इसमें साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, आएगा या नहीं? क्योंकि अगेन वी हैव TC टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट, और इसके ऊपर इंटीग्रेट करोगे वो हीट, तो आपके पास S1 या S4 दोबारा आ जाएगी, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक वो हाइट बन जाएगी, ये पूरी की पूरी इस लेवल तक ये हाइट बन जाएगी, ठीक है? एक मिनट यार, और ये उसका लेंथ बन जाएगा। तो आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया आ जाएगा पूरा इस लाइन के नीचे, ये एरिया आ जाएगा। तो इस एरिया से ये नीचे वाला एरिया आप माइनस करोगे तो वो नेटवर्क के बराबर होगी ना? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, यहां से देख लेते हैं, ये आप उससे माइनस करोगे तो ये एरिया उससे जब आप माइनस करोगे तो रेक्टेंगल के अंदर एरिया आ जाएगी, तो दैट विल बी एक्चुअली द नेटवर्क कंज्यूम्ड इनसाइड द कार्नोट साइकिल, ठीक है? So on that slide we have shown two things. One is the area enclosed inside the cycle, that is actually the work, the network inside that cyclic process, or the second one is the refrigerating effect, which is the area enclosed below this process line, which is occurring inside the evaporator, ठीक है? कोई क्वेश्चन है? जी 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 सर जी, ये क्यों C माइनस क्यों E, वो नेटवर्क जो है ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि क्यों E तो ज्यादा है क्यों C से? क्यों E ज्यादा है क्यों C से? किस तरह से? अभी जो आपने ग्राफ से जाहिर किया सर जी। तो QE ज्यादा नहीं है ना, QC ज्यादा है। दिस इज QC, दिस इज द QC वैल्यू। इसके नीचे वो एरिया जो है, इसमें ये पूरी की पूरी एरिया है ये वाली, और QE के लिए ये इस लाइन के नीचे जो एरिया है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि QC की एरिया QE की एरिया से ज्यादा है। सही है। समझ आ गई है या वैसे कह रहे हो? क्लियर नहीं हो गया सर जी। अच्छा, दोबारा देख। ये रैंकाइन साइकिल का सोच रहा है सर। रैंकाइन साइकिल की बात नहीं है, ठीक है, वो जहन से निकाल लो। अब मुझे बता दे QE की एरिया किस प्रोसेस लाइन के अंदर होगी? दिस इज द प्रोसेस लाइन इंडिकेशन, एंड QE इज द हीट एब्जॉर्ब इनसाइड द एवापोरेटर। ये एवापोरेटर है, ठीक है, E आप लिख सकते हैं यहां पर, और ये कंडेंसर है। तो इस प्रोसेस लाइन के अंदर कंडेंसर हीट है, QC है, जिसको मैं अभी एरो से आपको दिखा देता हूं, ठीक है? और QE जो है वो इस प्रोसेस लाइन के लिए है। अभी अगर आपको ये समझ आ गया है कि QC जो है दैट इज इक्वल टू TC इनटू S1 माइनस S4, जो कि एंट्रोपी डिफरेंस है, ठीक है? इसकी समझ आ गई थी या नहीं? हेलो, यस सर। तो दिस इज ये सर QE होगा। दिस इज QC, ये अपवर्ड वाला है ना QC। तो सर फिर वो S2 माइनस S3 माइनस S2 होगा। तो S2 S1 के बराबर है ना, खुदा के बंदे, ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है ना, यहाँ पर यस सर, पॉइंट है और ऊपर 2 है ना। सही है सर। ये 2 है, तो 1 और 2 की एंट्रोपी सेम है, इसी तरह 3 और 4 की भी एंट्रोपी सेम है। सही है। तो अगर आप 2 माइनस S3 कर दे, इसकी जगह आप S1 माइनस S4 भी लिख सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज TC एक्चुअली, और ये हमारे पास ये लिंक जो है इसकी ये इस एंट्रोपी डिफरेंस के बराबर है। तो इसके साथ ये आप मल्टीप्लाई करोगे ये TC, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा ये वाला। अच्छा, इस पर आप क्लियर है या नहीं, जिसने क्वेश्चन किया था? सर ये क्लियर है ये। अच्छा, ये क्लियर है। तो इसी तरह QE जो है इस प्रोसेस लाइन के नीचे एरिया है ये वाला,
इस लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे। तो आप इससे ये QC से ये पूरे एरिया से आप ये नीचे वाला एरिया माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपके पास। तो इट मींस कि QC आपके पास ज्यादा आ रहा है। थैंक यू सर, क्लियर हो गया। अच्छा, सो लेट मी शेयर अगेन दो स्लाइड्स और फिर देखते हैं कि आगे क्या है। सर ये जो एक्स्ट्रा हीट रिजेक्शन हुई है ये बाय कंप्रेसर की वजह से हुआ है ना सर? हाँ एग्जैक्टली, तो कंप्रेसर सर फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन की जो मतलब आप अगर उसके आउटपुट की बात कर लें एफिशिएंसी की, ये टोटली डिपेंड करती है कंप्रेसर पे। किस तरह? तब जिस तरह अभी इक्वेशन से हमें जाहिर हो रहा है ना कि नेट वर्क जो है वो QC माइनस QE है, तो अच्छा ये तो सर वही वाला इसके दरमियान तो सर वही आ रहा है, कंप्रेसर ही आ रहा है हमारे पास। अच्छा, एक बात आप जहन में रख दे कि ये जो एफिशिएंसी आप डिफाइन करते हैं ना, वो आप हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आप एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मतलब 100% एफिशिएंट की जब हम बात करते हैं ना, उसमें कन्वर्जन इन्वॉल्व होती है फ्रॉम द हीट टू द वर्क। अगर आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100% आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये जहन में आप रखें कि आप हीट सोर्स को आप मैकेनिकल वर्क में आप कन्वर्ट करते हो तो 100% कन्वर्जन उस केस में पॉसिबल नहीं है। तो एक एफिशिएंसी है, दूसरे जो है यूनिट की परफॉर्मेंस है। इसमें हम ये जो वर्क कंज्यूम करते हैं ना, ये आपके पास मैकेनिकल वर्क है, तो ये आपके पास कंप्लीटली हीट में कंप्रेसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कह दे कि आपने वही जो है टरबाइन के अंदर वर्क प्रोड्यूस करना है और आप इनपुट एनर्जी आपके पास है हीट सोर्स, ठीक है, तो उस केस में जो है आपके पास 100% जो है कन्वर्जन फ्रॉम द हीट सोर्स टू दैट मैकेनिकल वर्क आउटपुट इज नॉट पॉसिबल। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स लॉज बने हैं ये भी एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम द हीट टू द मैकेनिकल एनर्जी उसके लिए बने गए हैं, ठीक है ना। तो एक ये आप जहन में रखें, एक जो है परफॉर्मेंस होती है रेफ्रिजरेटर की और एक जो है परफॉर्मेंस होती है टरबाइन या उसकी, जिसमें आप अगर हीट कन्वर्ट कर रहे हो वर्क में तो उस केस में आप इफिशिएंसी के लिहाज से आप उसको देखेंगे। जी सही है सर। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था? अभी आप वो क्वेश्चन करें ताकि मैं आंसर कर सकूं। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि सर इसमें जो हमने कहा है ना सर कि हमारे पास जो हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड, तो सर जी वो हमारे पास नेट वर्क आ रहा है, और वो हाँ, नेट वर्क जो है सर ये किस वजह से आ रहा है? कंप्रेसर की वजह से आ रहा है सर हमारे पास। तो मेनली सर जो परफॉर्मेंस डिपेंड हो रही है हमारी वो फिर कंप्रेसर पे ही हो रही है ना, बजाय ये कि टरबाइन की जो हमने जो बात की है जो हाँ। एक तो ये कि इसमें हमने टरबाइन की जो एनालिसिस इन्वॉल्व की है, वी आर डूइंग दिस एनालिसिस फॉर द कार्नोट साइकिल। आइडियल केस में वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए हमारे पास कोई भी जो है वो टरबाइन इन्वॉल्व उसमें नहीं होती, तो पूरा का पूरा वर्क जो है वो आप कंज्यूम कराते हो, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। और वो फिर जब आप इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर जब अप्लाई कर दे तो उससे हमारे पास QE minus QC will be equal to the work consumed inside the compressor, उसके बराबर आएगी, ठीक है। तो हम जो AC के लिए जो परफॉर्मेंस पैरामीटर डिफाइन करते हैं वो एफिशिएंसी से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इनसाइड द इवेपोरेटर हम कंपेयर करते हैं कंप्रेसर वर्क के साथ, या द हीट रिजेक्टेड इनसाइड द कंडेंसर को कंपेयर करते हैं कंप्रेसर वर्क के साथ। तो एक के केस में द हीट एब्जॉर्ब इनसाइड द इवेपोरेटर वो कंप्रेसर के वर्क से ज्यादा भी हो सकती है, इसी तरह कंडेंसर के अंदर जो हीट रिजेक्ट होती है वो कंप्रेसर वर्क से ज्यादा होती है, ठीक है। तो दोनों की रेशो जब आप लेते हैं तो वो 1 से ज्यादा आती है। वो इसलिए ज्यादा आती है कि आप जो है इसमें कोई हीट एनर्जी कन्वर्जन टू द मैकेनिकल वर्क की बात नहीं हो रही, बल्कि मैकेनिकल वर्क आप कंज्यूम करते हैं कंप्रेसर के अंदर और सिर्फ हीट ट्रांसफर इसमें इन्वॉल्व है फ्रॉम द लो टेम्परेचर सोर्स दैट इज द इवेपोरेटर टू द हाई टेम्परेचर सोर्स दैट इज द कंडेंसर। तो एफिशिएंसी जो है अलग चीज है और परफॉर्मेंस इक्विपमेंट की जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं वो अलग चीज है। राइट सर, सही है। ओके, सो लेट मी शेयर द स्लाइड्स और उसको देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है, ठीक है। सो स्लाइड शेयर हो गया है।
जी सर। यस सर। अच्छा, अभी भी अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन करें, वरना द कमिंग स्लाइड्स आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। Okay, so first of all, comparison between the Carnot cycle and the actual vapor compression cycle. हमने पहले जब लास्ट लेक्चर में हम कार्नाट साइकिल डिस्कस कर रहे थे तो उसके कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे कि इस कार्नाट साइकिल को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहली इसकी डिस्कशन की ज़रूरत इसलिए है कि हमें वो मोस्ट सुटेबल प्रोसेसेस का पता चल जाता है कि अगर हम एक्चुअल साइकिल को उन प्रोसेस पर चला दे तो हमारे पास उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इनहांस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एडवांटेज उसका ये है कि जो पैरामीटर हमें कार्नाट साइकिल शो करता है कि अगर इन पैरामीटर को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो इसका इम्पैक्ट जो आएगा उसकी परफॉर्मेंस पर, उसकी सिस्टम पर, तो वही पैरामीटर एग्जैक्टली आपके पास जो एक्चुअल साइकिल के ऊपर जो आपका सिस्टम चलेगा वही पैरामीटर पर आपका एक्चुअल साइकिल भी डिपेंड उसी सेंस से करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कार्नाट साइकिल को हम इस रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट थिंग इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। नो वी आर इन द पोजीशन टू डिफाइन दिस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अगर इसकी डिफिनीशन आप लोग अपने साथ नोट करते हैं तो नोट कर ले, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विद रेफरेंस टू द समर एयर कंडीशनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कार्नाट के केस में कि उसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना आ रहा है, और फिर उसको एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए भी हम फाइंड करेंगे। So first of all, the refrigerating effect is the heat absorbed by the refrigerant inside the evaporator. Evaporator के अंदर रेफ्रिजरेंट जितना हीट एब्जॉर्ब करता है हीट सोर्स से, उस हीट को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। या in other words, the refrigerating effect is the heat rejected by the air to the refrigerant inside the condenser. ठीक है, क्योंकि जो हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करती है वही हीट होती है जो एयर रिजेक्ट करती है एवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, तो दोनों एंगल से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द एयर इट विल बी द हीट रिजेक्टेड to the refrigerant inside the condenser. With reference to the refrigerant, it is the heat absorbed by the refrigerant from the air inside the evaporator. तो जितनी हीट evaporator के अंदर एब्जॉर्ब होती है उसको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्यों डिफाइन करते हैं? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस पैरामीटर। जितनी ये हीट रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा होगी ये अमाउंट, उतनी ही आप कह सकते हैं कि दिस रेफ्रिजरेंट इज एफिशिएंट वन। ठीक है, क्योंकि इसी को यूज करके हम रेफ्रिजरेशन पर्पसेस के लिए या एयर कंडीशनिंग पर्पसेस के लिए यही हीट जो है उस सोर्स से एब्जॉर्ब करती है रेफ्रिजरेंट या एयर कंडीशनर, और उस सोर्स की रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग काज होती है। एयर कंडीशनर के केस में एयर आती है एवापोरेटर के अंदर, उसके साथ कांटेक्ट बनाती है ट्यूब्स के थ्रू रेफ्रिजरेंट के साथ, तो एज अ रिजल्ट रेफ्रिजरेंट एवापोरेट होता है और एयर जो है हीट रिजेक्ट करती है। तो जितनी ये हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही उस जो एयर कंडीशनर है या रेफ्रिजरेटर है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा होगी। जी, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है इसकी डिफिनीशन में तो आप पूछ ले। हेलो, क्लियर है सर? अच्छा, नो द क्वेश्चन अराइजेस अगेन, द एनालिसिस इज द सेम। कंपैरिजन है बिटवीन द कार्नाट साइकिल एंड द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो कार्नाट साइकिल पहले मैं ट्रेस आउट करूंगा इस फिगर के अंदर, और फिर उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर के अंदर इन केस ऑफ द कार्नाट साइकिल कितनी हीट रिजेक्ट होती है। फिर मैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन वो आपको जो है इंडिकेट कराऊंगा, और फिर आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है इनसाइड द एवापोरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस that is occurring inside the evaporator in case of the Carnot cycle.
ये पॉइंट से आप मुझे बता दें, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है वो। जी 4-1 सर। 4-1। तो इसमें ऑपरेटर के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो कौन सा एरिया होगा? नीचे वाला। नीचे वाला तो दो एरिया है ना, एक की जो स्लोप है एक तरह से है, दूसरे सर 4 जी सर अगर सर जो शेडेड एरिया है वो पूरा का पूरा जो शेडेड एरिया है जिसमें एक लाइंस की जो इंक्लाइनेशन है एक तरह से है और दूसरे लाइन की इंक्लाइनेशन है दूसरी तरह से है, इन दोनों को कंबाइन करके जो कार्नाट साइकिल के ऑपरेटर में हीट एब्जॉर्ब होगी वो इस पूरे एरिया के बराबर है। नो टेल मी what will be the heat absorbed inside the evaporator in case of the actual vapor compression cycle? 4-1 4-1. So in which case the refrigerating effect is high? Carnot cycle। Carnot cycle sir, ideal cycle। Exactly. So if we subtract the refrigerating effect of the Carnot cycle, the refrigerating effect inside the actual vapor compression cycle from the refrigerating effect that we get inside the Carnot cycle, we will get this area which is represented by A2. Yes, जो एरो के साथ लिखा गया है इस तरह से आएगा ना? यस सर। इसकी समझ आ रही है या नहीं? ये पूरा का पूरा एरिया जो था ना वो कार्नाट साइकिल की रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट थी। इससे ये एक्चुअल साइकिल की 4-1 के नीचे जो एरिया है ये जो उसका स्लोप इस तरफ से है वो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 4-4 और CD के बीच जो लाइंस बचती है जिसका ये एरिया बचता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कार्नाट में A2 एरिया के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, हेलो? यस सर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली नोन एज द थ्रॉटलिंग लॉस। ये किस वजह से ये एरिया डिक्रीज हो गया है? ये A2 एरिया एक्चुअल साइकिल के केस में किस प्रोसेस से डिक्रीज हो गया है? दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस थ्रॉटलिंग प्रोसेस 3 to 4। क्योंकि अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाता तो ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी हमें ऑपरेटर के अंदर मिल सकती थी, लेकिन चूंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है लेकिन एंट्रोपी उसमें बढ़ती है, तो उस वजह से हमारे पास ये A2 जो एरिया है ये हमसे जाया हो गया है। तो ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में आपके पास इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इस लॉस को कहते हैं द लॉस इज बिकॉज ऑफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, so that is why it is known as throttling loss। जी सर ये इस पर समझ नहीं है सर, ये ट्रायंगल सा जो है कौन सा ट्रायंगल? सर अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में तो 3 से 4 डेज तक आता है। 3 से 4 डेज तक किस तरह से आता है यार? फिर ज्यादा 3 से 4 डेज तक नहीं स्ट्रेट आता है, एंट्रोपी नहीं कांस्टेंट होती है उसमें। हाँ, वो कार्नाट के केस में कांस्टेंट होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन करें सर। उससे पहले जो हमने साइकिल किया हाँ 3 से 4 डेज तक था सर। हाँ, कार्नाट साइकिल था सर, वो उससे ज्यादा था इससे ना? हाँ ज्यादा है। सही है सर, ये बात कर रहा हूँ। वो ज्यादा है ना? इसमें इंक्लूड नहीं है। कौन सा एरिया? ये ट्रायंगल जो है 3-4-4 उसमें वो एरिया इंक्लूड नहीं है। नहीं, वो एरिया तो इंक्लूड नहीं है ना। वो खुदा के बंदे, हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर के अंदर कितनी एब्जॉर्ब होती है। तो ऑपरेटर यूनिट तो आपका ये है ना, इसके ऊपर आप वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दे तो T इस 4-1 की हाइट है और उसके एंट्रोपी डिफरेंस अगर इस 1 माइनस इस 4 आप कर दे तो ये लिंक्ड बन जाएगी। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो द हीट एब्जॉर्ब इनसाइड द इवेपोरेटर will be the area in below this process 4-1। ये कार्नाट के केस में आएगी। एक्चुअल साइकिल की जो इनलेट पॉइंट है ऑपरेटर का वो 4 पॉइंट है, तो 4-1 जो एरिया आएगी that will be the area enclosed by this 4-1 process। तो ये कार्नाट से
कम है क्योंकि कार्नाट में ये एरिया भी इन्वॉल्व है, ये छोटा रेक्टेंगल जो है 4-4 CD वाला। तो हमारे पास ये जो एक्चुअल साइकिल में हमें ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इनसाइड द टरबाइन को रिप्लेस किया है थ्रॉटलिंग प्रोसेस से, तो इसलिए ये एरिया हमसे जाया जा रहा है। तो ये एरिया थ्रॉटलिंग प्रोसेस से जाया हो रहा है, तो इसलिए हम इसको थ्रॉटलिंग लॉस कहते हैं। सही है सर, समझ गया। अच्छा, एनी क्वेश्चन? यही वही प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वही हीट जो इन्वॉल्व है वो यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। द हीट एब्जॉर्ब इन केस ऑफ द कार्नाट साइकिल विल बी द हीट Q4-1 और लिमिट वही बन जाएगी S1 - S4 और एरिया ये बन जाएगा E14-CE, E14-C और E, ये पूरा का पूरा एरिया कार्नाट के केस में बन जाएगा। और ये जो दूसरा एरिया है वो बन जाएगा E14D और E, ये एरिया बन जाएगा इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। और आगे अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर ले कार्नाट से एरिया A2 तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की एरिया बन जाएगी और एरिया A2 is known as the throttling loss. So the refrigerating effect in case of if you are going from the Carnot refrigeration cycle toward the actual vapor compression cycle, the refrigerating effect will decrease. ठीक है ना, ये रिजल्ट बन जाता है इसका। जी सर ये तो फिर हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं हम उस पर भी तो हाँ। ज्यादा डिपेंड नहीं करता मेनली। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कार्नाट साइकिल और उसकी कंपैरिजन की। तो दोनों के केस में अगर आप सेम रेफ्रिजरेंट ले ले तो ये जनरलाइज रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब रेफ्रिजरेंट आपके पास कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी ऑपरेटिंग प्रेशर्स क्या है एवापोरेटर की, कंडेंसर की, उन पर भी डिपेंड करता है। आप सब कूलिंग कर रहे हो कंडेंसर के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। आप सुपर हीटिंग करते हैं ऑपरेटर के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट सर। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सो द हीट रिजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल I have a question from you people. In which unit the heat rejection will occur and why we are interested in the heat rejection in case of the air conditioning? सर 2-2 कंडेंसर कंडेंसर के अंदर होगी। और कौन सा प्रोसेस होगा वो? जी आप अभी बता दें। कार्नाट के हाँ आइसेंट्रोपिक होगा सर। क्या? आइसेंट्रोपिक। आपकी आवाज सही नहीं है, कोई दूसरा स्टूडेंट बोले। सर कार्नाट साइकिल में 2" से 3 तक होगा कंडेंसेशन सर। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन में 2 to 3 होगा सर। 2 to 3 होगा क्योंकि आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन पॉसिबल है उसमें, जो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी आप बता दें कि कार्नाट के केस में हीट जो एब्जॉर्ब हीट रिजेक्ट होगी वो किस एरिया के बराबर होगी? जी 2" 3C और E इनके दरमियान जो एरिया है उसके बराबर। और एक्चुअल साइकिल के केस में क्या होगा? 2-3CE सर। 2-3CE और उसमें ये आप जो एरिया A1 के साथ एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये एरिया भी मजीद जो है उसमें एड अप हो जाएगा, ठीक है ना। और इस एरिया को क्या कहते हैं? अगर इसको आप देख ले तो दिस इज जस्ट लाइक द हॉर्न, जिस तरह जिसको सींग कहते हैं, ठीक है ना। गाय भैंस वगैरह का सींग आप लोगों ने देखा होगा, जिसको पुश्तों में खकर कहते हैं, ठीक है। यस सर।
ये एग्जैक्टली उसी तरह है, और इसको सुपर हीट हान कहते हैं, या मतलब सुपर हीटिंग से मिल रहा है तो इसलिए इसका नाम इस तरह लिखा गया है, और स्ट्रक्चर उस तरह से है तो इसलिए इसको हान जो है आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो हीट रिजेक्शन है इन केस ऑफ द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, दैट विल बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट ऑफ द सुपर हीट हान, जिसको A1 के साथ लिखा गया है, ठीक है। इससे जो है एक डिसएडवांटेज मिलती है और दूसरी जो है एडवांटेज मिलती है, ठीक है ना। एडवांटेज क्या मिलती है कि हीट रिजेक्शन इनसाइड द कंडेंसर, मैंने ये इस स्लाइड के स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द हीट रिजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन के केस में आप लोगों ने पढ़ा है कि that is always the process of achieving the low temperature than the surrounding, while in case of the air conditioning you can increase the temperature from the surrounding or you can decrease the temperature from the surrounding depending upon the requirement of the thermal comfort, industrial application या process requirement उसके निस्बत से। तो आपको पता है कि एयर कंडीशनिंग ना सिर्फ समर सीजन में की जाती है बल्कि विंटर सीजन में भी की जाती है। तो अगर विंटर सीजन की निस्बत अगर हम करें तो हमारे पास जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो हीट मिलेगी वो आइडियल जो कार्नाट साइकिल है उसकी निस्बत ज्यादा हीट मिलेगी। लेकिन इस केस में हमारे पास जो कार्नाट साइकिल में जो नेटवर्क आता है, that is the area enclosed by 2 double prime, 3, 4 prime और 1, इसके दरमियान जो एरिया है वो आ जाता है। लेकिन एक्चुअल केस में हमारे पास जो एरिया आएगा वर्क के लिए, that will be actually included, this area of the horn will also be included inside the area of the work। so इस निस्बत से एक्चुअल साइकिल में जो वर्क कंज्यूम होगा वो ज्यादा कंज्यूम होगा। इसकी डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड पर गिवन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर पिछली स्लाइड्स में कार्नाट साइकिल इनसाइड द वेपर डोम था और इस दफा बाहर चला गया। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है। एक्चुअल साइकिल कार्नाट का जो साइकिल है वो डोम के अंदर फिर भी पॉसिबल है लेकिन डोम के बाहर पॉसिबल नहीं है। ये डिस्कशन हमने इस स्लाइड में की थी पिछले लेक्चर में, ये आप देख सकते हैं। ये अभी इसमें आप 2 to 3 जो लाइन है कंडेंसर के अंदर, ये वाला लाइन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि कंप्रेस आप कर रहे हैं इस PI से PC को, और आपको पता है कि आप जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन से वॉल्यूम डिक्रीज होती है और टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ये हमने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करना है, तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द कंप्रेशन वो आप उससे निकालोगे तो तभी जाके आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज इसको करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो आपको करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली उसको करना जो है किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको डोम के बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? ये इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे पास जो कंपैरिजन है उसके लिए कंडीशन बिटवीन द कार्नाट साइकिल और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के लिए कंडीशन हमारे पास एक जैसे हो। तो आप तो कार्नाट साइकिल डोम के अंदर आप ड्रा कर ले या डोम के बाहर ड्रा कर ले, उसमें अगर प्रोसेसेस आप वही आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन इनसाइड द ऑपरेटर और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इनसाइड द कंडेंसर अगर आप अज्यूम कर दे तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द कार्नाट साइकिल। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन वो कार्नाट साइकिल उसी तरह से होगा। यहां पर इसको कंपेयर करने के लिए हमने इसको डोम से बाहर निकाला हुआ है ताकि हमें जो कंपैरिजन है बिटवीन द कार्नाट साइकिल और एक्चुअल साइकिल वो उसका रिजल्ट का पता चल सके कि क्या रिजल्ट आएगा उसका। जी यस सर। So the heat rejected in case of the Carnot cycle will be with the negative sign। उसको आप इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन फाइनल आपके पास ये आ जाएगा। इसी से आप एरिया फिर डिफाइन कर सकते हैं कि TC के ऊपर कंडेंसर का टेम्परेचर है, ऑपरेटर के केस में वो कांस्टेंट है, सॉरी कार्नाट के केस में
कंडेंसर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो TC आ जाएगा, साथ में ये जो एंट्रोपी डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई आप करोगे तो इस एरिया 2 डबल प्राइम 3C और E के दरमियान जो एरिया आता है वो पूरे कार्नाट के लिए हीट रिजेक्शन के लिए इनसाइड द कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट होगी उसका एरिया आ जाएगा। फॉर द एक्चुअल साइकिल वी हैव 2 to 3 द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसके लिए आप इंटीग्रेट करोगे तो इस ट्राइंगल की एरिया आ जाएगी 2 डबल प्राइम 2 और 2 डैश के अंदर जो है वो इसके लिए एरिया आ जाएगा, इसके नीचे जो जितना भी एरिया आएगा ये ट्राइंगल प्लस इसके नीचे एरिया उसके बराबर होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर और बाकी जो है ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एरिया इस 2 प्राइम और 3 के नीचे जो एरिया आता है वो पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो द हीट रिजेक्टेड inside the QC, which is the condenser heat during the vapor compression cycle, minus the QC, which is the heat rejected in the condenser for the Carnot cycle will be, अगर दोनों की डिफरेंस आप ले ले तो एरिया A1 अमाउंट से the heat rejected in the actual vapor compression cycle A1 अमाउंट से ज्यादा होगी to the heat rejected inside the condenser of the Carnot cycle। तो हमारे पास ये अमाउंट एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के केस में ज्यादा आएगा। वर्क जो है इस फिनोमेना से वर्क जो कंप्रेसर का नेटवर्क है वो ज्यादा आएगा, वो किस तरह वो कमिंग स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। जी कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ ले। हेलो क्लियर है? ओके, सो व्हाट विल बी द कंप्रेसर वर्क? The compressor work we have studied in the first initial cycle that it will be the area enclosed by the cycle 1 2 3 4 in case of the Carnot cycle। ठीक है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, किस तरह वो अभी डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल tell me what will be the compressor work in case of the Carnot cycle, कौन सा एरिया होगा वो आप बता दें जी। 1 to 2 double dash 1 to 2 डबल डैश, बाकी बोलो ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है। 3 4 1 4 dash 1 4 डैश 1 ये इसके बराबर होगा। एक्चुअल साइकिल के केस में क्या होगा वो भी बता दे। 1 to 2 3 4 dash to 1 नहीं 1 2 3 4 1 नहीं, और कोई बता दे। 1 2 2 dash 3 4 1 नहीं, और बता दे कोई और स्टूडेंट। 1 2 2 dash 3 4 1 नहीं, सर उसमें एरिया A1 और A2 ऐड होगा। ये क्यों ऐड होगा? एरिया A1 की बात तो सही है, A2 क्यों ऐड होगा? सर ये लॉस हुआ है ना, थ्रॉटलिंग लॉस हुआ है तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अच्छा देखो बात सुनो, कार्नाट के केस में जो QC और QE की जो एंट्रोपी डिफरेंस थी वो सेम थी, समझ आ रही है आपको? तो इसलिए वो नीचे वाले एरिया जब आप उससे माइनस करते थे तो साइकिल के अंदर जो एरिया आता था वो नेटवर्क के बराबर था। अब दूसरे केस में इन केस ऑफ द कंडेंसर द एंट्रोपी डिफरेंस इज बिटवीन S2 minus S3 while in case of the heat absorbed inside the operator that is S1 minus S4, तो ये एरिया उससे माइनस होगा, ये इस रेक्टेंगल का, तो जो बाकी बचेगा उसमें ये एरिया भी शामिल हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? नहीं सर, समझ नहीं आया सर। अच्छा एक मिनट यार सर एक दफा दोबारा बताएं सर। अच्छा एक मिनट मैं इसको उस पर लेके जाता हूँ, ठीक है, जो पेंट फाइल है उधर से मैं बता दूंगा आपको। अच्छा सो लेट मी शेयर दैट पेंट फाइल और उससे हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है।
अच्छा, ये वही साइकिल है, ठीक है। एक के केस में हमारे पास क्या आएगा कि द एरिया इनसाइड दिस रेक्टेंगल, ये वाला एरिया पूरा का पूरा कर्नाटक के केस में आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, तो अभी जो है उसकी तरफ जाते हैं। अभी आप मुझे बता दें कि एक्चुअल केस में QE इन द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल वो किस एरिया के बराबर होगी? 4 और 1 से नीचे। 41D। ये एरिया इसके बराबर होगी ना, ये वाला एरिया? जी सर। अच्छा, और उस केस में एक्चुअल साइकिल के केस में QC जो है किस एरिया के बराबर होगी? ये पूरा का पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा का पूरा होगा या नहीं, ये तो बता देना यार। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, तो इस पूरे एरिया से ये वाले लाइन का एरिया में माइनस करूंगा तो ये उसमें ऐड होगा या नहीं होगा? ये वाला 4 प्राइम 4 1 CD ये ऐड होगा या नहीं होगा? ऐड सर ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क का क्या रिलेशन आ रहा था वो हमने किया है ना, दैट इज QC माइनस QE, ये हमने किया है ना, यस सर। माइनस QE। तो वो क्या है, ये आप उससे माइनस करोगे तो ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल उसमें ऐड हो जाएंगे ना, होंगे या नहीं यार, ये बता दे। यस सर। पूरा का यस सर। पूरा वो ये भी पूरा का पूरा ये QC है ना, ये जो लाइन है सर इंक्लाइन शो किए हैं मैंने, और उससे QE आप ये वाला एरिया जो ये इस तरह का लाइन जो कर्व फॉर्म में मैंने शो किया है, ये अभी जो बचा है ये QE था ना, QE। यस सर, सही है। QE है ये, और अभी जो मैं ड्रा करूंगा ना तो वो सॉरी, और QC हमारे पास कौन सा है, दैट इज एक्चुअली दिस एरिया। ये पूरा का पूरा आप उसमें शामिल करोगे। यस सर, 2 तक जाएगा। 2 तक वो भी इसमें इंक्लूड आप कर दोगे, तो इस पूरे एरिया से ये QE का ये एरिया आप माइनस करोगे, ये वाला, तो बचेगा आपके पास क्या, ये छोटा रेक्टेंगल भी बच जाएगा, ये वाला 4 प्राइम, और ये बच जाएगा ना। यस सर। ये बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल साइकिल में जो वर्क आएगा वो न सिर्फ इस 3 4 और इसके बीच जो इनक्लोज एरिया है वो नहीं है, क्योंकि आप तो वो तो कर्नाटक के केस में इसलिए आ रहा था कि दोनों के एंट्रोपी डिफरेंस एक जैसे थे, ठीक है ना। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। समझ आ गई है या वैसे कह रहे हो? यस सर, आ गई। मतलब ये कि नहीं आया है समझ? मैं सर समझ आ गया सर। मतलब नेटवर्क सिर्फ वो अंदर रेक्टेंगल के अंदर नहीं होगा, ये बाहर जो एडेड है। हाँ, ये बाहर जो ऐड होगा और उसकी A1 और A2 भी ऐड होगा सर। एग्जैक्टली और उसकी ट्रिक क्या है, आपने कर्नाटक के केस में मैंने आपसे कहा था कि इनक्लोज्ड एरिया है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर की हाइट जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन एंट्रोपी की जो डिफरेंस है वो दोनों के केस में सेम थी। अब एक्चुअल साइकिल के केस में हाइट भी डिफरेंट है और एंट्रोपी डिफरेंस भी जो है दोनों साइकिल दोनों प्रोसेसेस के लिए वो भी डिफरेंट है, तो इसलिए वो मजीद एरिया भी उसमें ऐड होगा। जी सर जी, कंप्रेसर वर्क ज्यादा हो गया। कंप्रेसर वर्क ज्यादा आएगा, वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। यस सर जी। सो लेट मी अगेन दैट स्लाइड, और अच्छा, so the compressor work will actually be increased by the amount of area A2 ये वाला और area A1। तो अभी हमने दो चीजें डिस्कस कर दी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के केस में कम हो रहा था, प्लस द वर्क कंज्यूम इनसाइड द कंप्रेसर
of the actual vapor compression is very high or is high as compared to the Carnot cycle. तो हमारे पास एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है जिसको हम COP कहते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द एयर कंडीशनिंग और फॉर द रेफ्रिजरेटर। उसमें दो चीजों की रेशियो इन्वॉल्व होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क इनपुट और द हीट रिजेक्टेड इनसाइड द कंडेंसर टू द वर्क इनपुट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों केसेस में जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कार्नोट साइकिल, ठीक है जी। हेलो सर, लेकिन ये भी तो है ना कि एक्चुअल केस में हीट रिजेक्ट ज्यादा कर रहे हैं हम। हाँ, तो वो अभी जब हम वो परफॉर्मेंस पैरामीटर पढ़ लेंगे ना तो उसमें एक परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है हीट रिजेक्शन के केस में भी इन्वॉल्व है, तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट सर, सही है। अच्छा, अभी हम वो पढ़ेंगे, लेकिन वर्क डन जो है वो भी ज्यादा हो गया है और जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो कम हो गया है। तो हम क्या चाहते हैं समर सीजन में कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो और उस पर जो वर्क कंज्यूम हो रहा हो वो कम से कम हो। तो कार्नोट साइकिल आपको क्या कहता है कि कार्नोट साइकिल में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है और वर्क कंज्यूम भी कम होता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ द कार्नोट बेस्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट विल बी हाई एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल if you are using it for the refrigeration purposes, ठीक है ना। अच्छा, so we have deduced two things from the previous slide. One is the superheat loss, जिसको superheat harm कहते हैं या superheat loss कहते हैं, ठीक है। ये एरिया A1 वर्क की निस्बत से एरिया A1 बढ़ता है, ठीक है। सिमिलरली A2 जो एरिया है उसके दो इंपैक्ट आते हैं। पहले इंपैक्ट उसका यह है कि थ्रॉटलिंग लॉस हो जाती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उससे कम पड़ जाता है। दूसरा इंपैक्ट इसका यह है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज आल्सो इंक्रीज बाय दिस एरिया A2 अमाउंट, ठीक है ना। तो दोनों लिहाज से ये थ्रॉटलिंग लॉस जो है डिसएडवांटेज है फॉर द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो यही दो पॉइंट जो है हमारी डिस्कशन से हमने डिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द सुपरहीट लॉस इंक्रीजेस ओनली द वर्क इनपुट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। जबकि थ्रॉटलिंग लॉस से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होता है और वर्क इनपुट दैट इज कंज्यूम्ड इनसाइड द एवापोरेटर ड्यूरिंग द साइकिल इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग लॉस से दो डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है जी। हेलो, क्लियर है सर। सर अगर इस साइकिल को हम एज अ हीट पंप यूज करें तो फिर तो ये कि परफॉर्मेंस ज्यादा होगी सर। फिर वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हीट पंप के केस में हीट तो ज्यादा हो जाएगी लेकिन उसमें वर्क कितना कंज्यूम हो रहा है, वर्क भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो दोनों की रेशो आप लेंगे तो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है कि वर्क ज्यादा इंक्रीज हो गया है या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा डिक्रीज हो गई है, सॉरी जो वर्क नीचे वाले एरिया से कितना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो दोनों हीट और उसको आपने कंपेयर करना होगा फिर, सही है। अच्छा, सो द एनालिसिस ऑफ द वेपर कंप्रेशन साइकिल, इस एनालिसिस में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, कंप्रेसर के अंदर वर्क डन कितना होता है, कंडेंसर के अंदर कितनी हीट रिजेक्ट होती है, ठीक है। और इन एंथैल्पीज वगैरह को हम फाइंड किस तरह से करेंगे, ये सारी डिस्कशन इस एनालिसिस ऑफ द वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब इनसाइड द एवापोरेटर, जिसको हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को अगर आप लोगों ने बढ़ाना हो तो एक तो रेफ्रिजरेंट की जो एग्जिट और इनलेट एंथैल्पी की जो डिफरेंस है अगर वो आप बढ़ा दे किसी तरीके से तो भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसको दूसरी निस्बत से बढ़ाने का एक तरीका ये है
कि अगर उस यूनिट के अंदर जो मास फ्लो रेट की सर्कुलेशन है रेफ्रिजरेंट की, अगर लिट से 1 kg पर सेकंड के हिसाब से पूरे यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो रहा है, तो वो एक तरह से हीट एब्जॉर्ब करेगा ईयर से इनसाइड द एवापोरेटर। अगर उस फ्लो रेट को अगर आप बढ़ा दे, लिट से 2 kg पर सेकंड कर दे, तो जब 2 kg रेफ्रिजरेंट जाएगा 1 सेकंड के हिसाब से एवापोरेटर के अंदर, तो वो ईयर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ना सिर्फ ये डिपेंड करता है enthalpy difference across the evaporator exit and inlet point, but it also depend on the mass flow rate of the refrigerant. तो दोनों तरीकों से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, so this is basically the heat absorbed QE inside the evaporator is actually equal to H1 minus H4। अगर आप उसको देख ले TS डायग्राम से, जो बिल्कुल इनिशियल उसमें हमने पढ़ा है, ये वाला एग्जिट पॉइंट एवापोरेटर का 1 है, इनलेट पॉइंट उसका 4 है। अभी डिस्कशन जो है एक्चुअल वेपर कंप्लीशन साइकिल की हो रही है, ठीक है। तो इन एग्जिट पॉइंट पर जो एंथैल्पी है उससे इनलेट पॉइंट की एंथैल्पी आप माइनस करोगे, तो टोटल चेंज इन द एंथैल्पी जो आई होगी वो आपके पास जो है किलो जूल के हिसाब से, किलो जूल पर केजी के हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाएगी कि ऑपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी इस अमाउंट से इंक्रीज हो गई है। वो एंथैल्पी उसकी क्यूब इंक्रीज होती है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर इसी को आप पीएच डायग्राम से जो है वो कर ले, डिस्कस कर ले, तो पीएच डायग्राम से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डायरेक्टली आपको एंथैल्पी मिलती है। तो पॉइंट 1 के ऊपर जो एंथैल्पी होगी वो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रीड कर लोगे, और पॉइंट 4 के ऊपर जो एंथैल्पी होगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पॉइंट 4 के ऊपर आप रीड कर लोगे। दोनों की डिफरेंस आप निकालोगे तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी ऑपरेटर के अंदर पर केजी के हिसाब से वो हीट आप निकाल सकोगे, और वो हीट इज बेसिकली द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और वो इस इक्वेशन से जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इससे आप फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। H1 माइनस H4 इनटू द मास फ्लो रेट आप करेंगे तो ये हीट फ्लो रेट की इक्वेशन आ जाएगी। मींस के किलो जूल पर सेकंड के हिसाब से ऑपरेटर के अंदर कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, इस पूरे इक्वेशन से फ्लो रेट आ जाएगी कि रेफ्रिजरेंट पर सेकंड के हिसाब से कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो किलो जूल पर सेकंड के हिसाब से इसकी यूनिट आएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द किलो जूल पर केजी, तो ये मास फ्लो रेट का पैरामीटर आप उससे खत्म कर दोगे, मतलब वो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे जी। एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये रेज होता है, हाउ वी विल फाइंड H1 and H4। There are basically 3 methods. The first method is through the use of the property table. The second method is through the use of the pH diagram, जो अभी हमने शो किया है। इसी तरह का pH diagram हर रेफ्रिजरेंट के लिए बना हुआ है। तो जो रेफ्रिजरेंट उस यूनिट के अंदर सर्कुलेट होगा उसके pH डायग्राम आप ले लोगे, और वो प्रेशर, जिस प्रेशर के ऊपर एवापोरेटर के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर आप फाइंड करके उसके ऊपर आप ये H1 और H4 फाइंड कर लोगे। प्रॉपर्टी टेबल से आप फाइंड करोगे तो जिस तरह रैंकाइन साइकिल के केस में आप स्टीम टेबल यूज करते हैं, इसी तरह हर रेफ्रिजरेंट के लिए प्रॉपर्टी टेबल्स बने होते हैं, ठीक है। सो H1 इज द Hg वैल्यू एट द एवापोरेटर प्रेशर। एवापोरेटर की प्रेशर आपको गिवन होगी, तो जो भी एवापोरेटर की प्रेशर है आप उसके ऊपर Hg की वैल्यू जो सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर जो उसकी एंथैल्पी होगी वो बेसिकली आपके पास H1 के बराबर होगी, ठीक है। और H4 को फाइंड करने का जो तरीका है, इसमें आप 3 to 4 जो प्रोसेस है उसकी डिफिनीशन आप यूज करोगे, और वो हमने डिफाइन इस तरह से किया है कि इन द एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल हमारे पास 3 to 4 जो प्रोसेस होता है दैट इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, क्योंकि थ्रॉटलिंग होती है तो 3 के ऊपर जो एंथैल्पी होगी वो एग्जैक्टली 4 पॉइंट के ऊपर भी एंथैल्पी होगी। तो आप क्या करोगे, जो कंडेंसर प्रेशर होगा उसके ऊपर HF की जो वैल्यू होगी, जो सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर जो उस प्रेशर के ऊपर जो एंथैल्पी गिवन होगी वो H3 बन जाएगी। एंड सिंस H3 इज इक्वल टू H4 तो आप H4 की वैल्यू
फाइंड कर लोगे दोनों की डिफरेंस से आपके पास द हीट एब्जॉर्ब इनसाइड द ऑपरेटर, जिसको हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं, वो आ जाएगी। ठीक है, हेलो, ओके सर, क्लियर यस है। सर, क्लियर है सर। अच्छा, then the next discussion is the heat or sorry the work done of the compressor। तो दोबारा वही TS और pH डायग्राम पर जाते हैं और उससे डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, कंप्रेसर की एग्जिट स्टेट 2 है, इनलेट स्टेट उसका 1 है। तो pH डायग्राम में अगर एग्जिट स्टेट 2 के ऊपर एंथैल्पी आप फाइंड कर ले और उसको उससे आप इनलेट एंथैल्पी माइनस कर दे तो कंप्रेसर वर्क आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसको प्रॉपर्टी टेबल से करना है तो HF की वैल्यू है एवापोरेटर की प्रेशर के ऊपर, तो वो H1 की वैल्यू बन जाएगी। H2 को फाइंड करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, वन इज डायरेक्टली थ्रू द यूज ऑफ द pH डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेशर। आपने कंडेंसर का प्रेशर आपको पता होगा, एवापोरेटर की प्रेशर आपको पता होगी, और एवापोरेटर के पॉइंट के ऊपर जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन जो है pH डायग्राम के ऊपर आप इंडिकेट कर दोगे। दिस इज बेसिकली दैट pH डायग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख ले। ठीक है, अच्छा, इस pH डायग्राम इज फॉर द रेफ्रिजरेंट R134A, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वो रेफ्रिजरेंट की एब्रीविएशन लिखी गई है। ठीक है, ये वो रेफ्रिजरेंट है जो आपके पास अमूमन आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में होता है। ठीक है, तो इसके वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर गिवन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंथैल्पी गिवन है इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर केजी, और ये वो पूरा डोम है जो हाईलाइटेड ब्लैक बोल्ड लाइन से शो किया गया है। ठीक है, ये है वो डोम। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, अगर टॉप पर आप देख ले, यहां पर ये 10, 20, 30, 40, 70 और 60 ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। मींस के अगर 10 डिग्री सी को यहां पर हम देख ले, ये आप देख सकते हैं यहां पर 10 डिग्री सी लिखा हुआ है। इस 10 डिग्री सी को अभी आप ट्रेस करें कि इसकी पोजीशन किस तरह से आती है। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन पर करता हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी एक्सप्लेन करते हैं और फिर फुल स्क्रीन पर करता हूं। ठीक है, डोम के बाहर ये 10 डिग्री सी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बिल्कुल वर्टिकल होगी। जब डोम के अंदर ये लाइन आएगी तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्सिस के साथ बिल्कुल कंसाइड हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी 10 डिग्री सी लाइन लिखी हुई है। फिर ये डोम के बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन के बाद बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो आ जाएगी। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है उसकी ये लाइन बन जाएगी। तो पूरा आइसोथर्म pH डायग्राम के ऊपर हमारा इस तरह से बन जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड लाइन, then within a dome it is a horizontal line और outside a dome vertically upward line। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस है। यहां पर जो हॉरिजॉन्टल यहां पर जो वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है, 1.2 और 2 इस तरह ये मुख्तलिफ 1.20 ये लाइंस लिखे गए हैं। तो ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, ये इस तरह ऊपर इंक्लाइंड लाइन है जिसकी इंक्लाइनेशन इज टुवर्ड द राइट साइड। तो आपने क्या करना होगा कि जो एवापोरेटर की प्रेशर गिवन होगी उसके ऊपर जो कांस्टेंट एंट्रोपी है वो कांस्टेंट एंट्रोपी की वैल्यू आप जो है पिक कर लोगे और उसी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन के ऊपर आप इस तरह अपवर्ड जाओगे। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो कंडेंसर प्रेशर के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगी उस पॉइंट के ऊपर आप उसकी एंथैल्पी नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रीड कर लोगे तो वो H2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ऊपर जो है डॉटेड जो लाइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन पर आपको दिखेगा, बिल्कुल टॉप के ऊपर ये वैल्यूज लिखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रो की वैल्यू भी गिवन है बिल्कुल यहाँ पर। इस पॉइंट को आप देख ले, ठीक है, अभी मैं जूम करूंगा इसको। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस है, दीज आर द कांस्टेंट क्या कहते हैं इसको, डेंसिटी लाइंस। ठीक है, ये कांस्टेंट डेंसिटी लाइन भी इसके ऊपर गिवन है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस कांस्टेंट डेंसिटी लाइन। तो इसको अगर जूम कर ले तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, द कांस्टेंट डेंसिटी लाइन, ये देख ले, ये डॉटेड लाइन जो है
रो लिखा हुआ है 500, ऊपर लिखा है 600, फिर 700, फिर 800। बिल्कुल टॉप के ऊपर जो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो कांस्टेंट डेंसिटी लाइन के लिए वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी लाइन पीएच डायग्राम पर गिवन होती है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है मैं एक क्लियर पिक्चर आपको दिखा दूंगा, तो मजीद ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा H2 के एक तरीका तो ये है कि पीएच डायग्राम आप यूज करें। इसके मेथड को इंशाल्लाह कमिंग क्लास में इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो उसमें मैं मजीद इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, सही है ना, कि किस तरह हम फाइंड करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी उसी में मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ वो प्रॉपर्टी टेबल्स प्लस पीएच डायग्राम ऑफ द डिफरेंट रेफ्रिजरेंट वो शेयर कर दूंगा, उसी को आप लोगों ने यूज करना है। तो जो मेथड में प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करूंगा, उसमें जब मैं यूज करूंगा तो वही मेथड आप लोग भी फिर फॉलो करें। ठीक है, यस सर, सही है। अच्छा, सिमिलरली द हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर विल बी H2 माइनस H3। ये भी सिंपल है। H2 जो है उसका इनलेट स्टेट है कंडेंसर का, और एग्जिट स्टेट उसका इनलेट स्टेट 2 है, एग्जिट स्टेट 3 है। तो H2 से H3 माइनस करेंगे तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगी, रिजेक्ट होगी, उससे उसकी वैल्यू जो है आप लोगों के पास आ जाएगी। तो इसी तरह जो है आप ये मुख्तलिफ जो कंपोनेंट है उसकी एनालिसिस इन इक्वेशन से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, सही है सर। अच्छा, तो H1 और H4 फाइंड करना वो बहुत आसान है। सिर्फ आपने HF और HG की वैल्यू लेनी है। H2 फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में, कमिंग वीक में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर ले, वरना इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक दो स्लाइड पढ़ के। जी सर। अच्छा, so now we are in the position to define the coefficient of performance। पहले आप लोग इसकी डिफिनीशन अपने पास लिख दे, क्योंकि इनको हमने बार बार यूज करना है। ठीक है, और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि एक के केस में ये किसके बराबर है, दूसरे के केस में किसके बराबर है, और एक के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरे के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो द टॉपिक इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इससे परफॉर्मेंस शो होती है रेफ्रिजरेटर की या एयर कंडीशनर की, तो इसलिए इसको COP कहते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में COP इसको कहा जाता है, और इसकी मतलब जो फुल वर्डिंग है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको कहते हैं। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज बेसिकली डिफाइंड फॉर two things. One is with reference to the air conditioning in summer season, and the second one is the air conditioning in winter season. समर सीजन में हमारे पास जो एयर कंडीशनिंग होती है वो दैट इज थ्रू द यूज ऑफ यूटिलाइजिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और विंटर सीजन में जो हमारे पास एयर कंडीशनिंग होती है दैट इज थ्रू द यूज ऑफ द हीट रिजेक्टेड इनसाइड द कंडेंसर। ये बार बार जो है हम फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर आप लोगों ने एयर कंडीशनर विंटर सीजन में यूज करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप 4-वे वॉल के थ्रू रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन चेंज कर दे, जो कि आजकल के स्प्लिट टेक्नोलॉजी में ये जो है टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की गई है। अगर आप लोगों के साथ विंडो एयर कंडीशनर है तो आप सिंपली क्या करें कि उसका जो आउटसाइड फेस है रूम के बाहर उसको रूम की तरफ कर दे, और जो इनसाइड फेस है रूम के अंदर उसको बाहर कर दे, तो उसमें यही फिनोमेना होगा कि द हीट रिजेक्टेड in the condenser will be actually utilized to heat up the air inside the room। ठीक है, तो हम परफॉर्मेंस एयर कंडीशनर में हमारे पास क्या काम होते हैं। एयर कंडीशनर के अंदर आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, और वो कंज्यूम होती है कंप्रेसर के अंदर। अगरचे हमारे पास इंडोर और आउटडोर फैन भी होते हैं ऑपरेटर के पीछे और कंडेंसर के पीछे, लेकिन अगर उसको हम इग्नोर भी कर दे तो जो मेजर कंपोनेंट है एनर्जी कंज्यूमिंग कंपोनेंट दैट इज द कंप्रेसर।
तो हमारे पास जो एनर्जी यूज होती है इसके अंदर वो है मैकेनिकल एनर्जी, और हम जो चाहते हैं इससे कि हमारे पास क्या ये काम करे, दैट इज the refrigerating effect in case of the winter season, and the heat rejected inside the condenser is the desirable effect inside the winter season. तो दो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, एक को कहते हैं COP of cooling which is defined for the summer air conditioning, and the second one is defined as the COP of heating which is defined for the winter air conditioning. तो हमारे पास what is the COP of cooling and what is the COP of heating? First of all, let's define it. So the COP of cooling is the ratio of basically the generalized definition of, अगर आप COP की आप लिख दे अपने पास, तो पहले इसको जनरलाइज हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसको स्पेसिफिक बना देंगे फॉर द COP of cooling and for the COP of heating. तो जनरल डिफिनीशन इसकी ये है कि it is the ratio of producing the desirable effect or the ratio of desirable effect to the work consumed for producing that desirable effect. ठीक है ना, ये आप लोग अपने साथ नोट कर ले. The ratio of desirable effect to the work input is defined as the COP. ठीक है, no, the desirable effect in the summer season is the cooling effect, and which we get actually through the refrigerating effect. So the COP of cooling is basically the ratio of the refrigerating effect to the work consumed inside the compressor. ठीक है ना, इसको आप नोट कर ले, क्योंकि इसकी डिफिनीशन मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखी, तो आप अपने साथ नोट कर ले. ठीक है सर, रिपीट कीजिएगा. अच्छा, जनरलाइज्ड डिफिनीशन COP की ये है कि द रेशियो ऑफ द डिजायरेबल इफेक्ट टू द वर्क required for producing that desirable effect. Desirable effect to the work required, ratio of desirable effect to the work required for producing that desirable effect. No, the COP of cooling, it is the ratio of the refrigerating effect to the work consumed inside the compressor. ठीक है ना, and the COP of heating is the ratio of the heat rejected inside the condenser to the work consumed for producing that heat rejection inside the condenser, or the heat rejected to the work input of the compressor. Simple words में आप ये कह सकते हैं, the heat rejected in the condenser to the work input to the compressor. ठीक है, ओके सर. सर कूलिंग के लिए इसको दोबारा डिफाइन कर. the refrigerating effect, the ratio of refrigerating effect to the work of the compressor, or the heat rejected in the condenser to the work of the compressor. यहां पर जो लिखा गया है that is COP of cooling, which is the coefficient of performance of cooling, because यहां पर QE और WC की रेशियो गिवन है. तो QE हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर दिया कि इट इज m.r जो कि मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट है, और H1 minus H4 which is the enthalpy difference across the evaporator exit and inlet point, और WC जो है which is the compressor work is equal to m.r into H2 minus H1. दोनों की रेशियो है, तो m.r जो है दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास H1 माइनस H4 आ जाएगा और नीचे H2 माइनस H1 आ जाएगी. ठीक है ना, हेलो. यस सर. अच्छा, उसके केस में COP ऑफ हीटिंग के केस में ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो पैरामीटर है ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा. न्यूमरेटर में क्या आएगा, कंडेंसर की हीट आ जाएगी, तो बेसिकली H2 माइनस H3 आ जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, H2 माइनस H3 आ जाएगा, ये तो आपको समझ आ गया है ना, ये हीट आ जाएगी ना, ये कंडेंसर. अच्छा, इसी से एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं, फिर वो पॉइंट जो है
उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि एक्चुअल साइकिल के केस में वर्क जो कंज्यूम होता है फॉर द सीओपी ऑफ कूलिंग, अगर हम कंपेयर कर दे तो सीओपी ऑफ कूलिंग ऑफ द एक्चुअल साइकिल विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल, बिकॉज हमारे पास सीओपी क्या है फॉर द कूलिंग इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। ये अभी हमने डिस्कस कर दिया। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है, कार्नोट के केस में वो ज्यादा होता है और वर्क इनपुट कार्नोट के केस में कम होता है, जबकि हमारे पास एक्चुअल साइकिल में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वो कम होती है और वर्क इनपुट जो है वो ज्यादा होती है। तो चूंकि दोनों रेशियो है तो इसको बढ़ाने के लिए न्यूमिनेटर आप बढ़ाओगे या डिनोमिनेटर डिक्रीज कराओगे, ठीक है ना। तो चूंकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो वर्क इनपुट ऑफ द कंप्रेसर है वो एक्चुअल साइकिल में बढ़ता है और न्यूमिनेटर डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू द सीओपी ऑफ द कार्नोट साइकिल, तो इसलिए सीओपी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द सीओपी ऑफ द एक्चुअल साइकिल। ये रिजल्ट हमें आफ्टर डूइंग दिस डिफिनीशन ये हमें मिल जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें। हेलो, क्लियर है सर। अच्छा ठीक है। नो, इस स्लाइड को पढ़ते हैं, ये आपसे पहले सेक्शन के साथ भी किया है और इसी से मैं आपको बताऊंगा कि सीओपी ऑफ हीटिंग ज्यादा आती है या सीओपी ऑफ कूलिंग ज्यादा आती है। लेकिन सबसे पहले चूंकि इसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर टेम्परेचर और प्रेशर ऑन द परफॉर्मेंस, डिफरेंट परफॉर्मेंस, और उसको टीएस और पीएच डायग्राम पर शो किया गया है। तो वही डिस्कशन हम सबसे पहले कर देते हैं और फिर मैं आपको इसी फिगर से बताऊंगा कि सीओपी ऑफ हीटिंग ज्यादा आएगी या सीओपी ऑफ कूलिंग ज्यादा आएगी, ठीक है ना। अच्छा, सो द टॉपिक विच इज the topic of discussion is the effect of decreasing the evaporator temperature, और इसको आप कह सकते हैं कि evaporator की प्रेशर डिक्रीज करने का क्या इफेक्ट आएगा ऑन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एज वेल एज ऑन द वर्क इनपुट ऑफ द कंप्रेसर, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो पूरी की पूरी डिस्कशन इसमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लेट्स से इनिशियल प्रेशर लाइन was 841, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्रेशर लाइन यहां पर शो नहीं की गई, लेकिन लेट्स से इनिशियली प्रेशर 41 के ऊपर कंसाइड कर रहा है और टॉपिक हमारा है कि प्रेशर को डिक्रीज करके टेम्परेचर हमने डिक्रीज करना है। तो अगर इवेपोरेटर की प्रेशर हम डिक्रीज कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा, वो यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो लेट्स से इस 4 से 4 डैश के प्रेशर पर हम इवेपोरेटर का प्रेशर अगर डिक्रीज कर दें, तो चूंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है तो ये इंक्लाइन लाइन नीचे आ जाएगी, तो 4 से नीचे आके 4 प्राइम पर आ जाएगी। तो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी, द लाइन विल कम फ्रॉम 4 पॉइंट टू 4 प्राइम पॉइंट, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 4 पॉइंट के ऊपर जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आ रहा है दैट इज द एरिया बिलो 4-1 प्रोसेस, तो उसमें ये डॉटेड लाइन से नीचे यहां तक जो एरिया है वो पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा। जब नीचे आप आएंगे, चूंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है और वो एक इंक्लाइन लाइन है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट थ्रॉटलिंग लॉस की वजह से जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। डिक्रीज हो रहा है या नहीं, ये आप बता दे। यस सर। अच्छा, अभी ये लिफ्ट साइड पर यहां पर जो डॉटेड ये इंक्लाइन लाइन यहां पर जो शो किए गए हैं, दिस इज आल्सो द थ्रॉटलिंग लॉस, और ये किसके बराबर है, ये इस ट्राइंगल, ये इस रेक्टेंगल के बराबर है। ये 4 पॉइंट यहां से लेकर, मतलब अगर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम कर दे तो 3 पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड इस प्रेशर पर आप आ जाओगे, और थ्रॉटलिंग लॉस इस केस में हमारे पास 4 पॉइंट और इस वर्टिकल लाइन के नीचे जो रेक्टेंगल, ये फर्स्ट बड़ा रेक्टेंगल जो बनेगा, यहां पर जो कर्सर में ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये रेक्टेंगल थ्रॉटलिंग लॉस आएगा। और यही थ्रॉटलिंग लॉस इसका एक प्रूफ है कि ये इस ट्राइंगल के, ये ऊपर ट्राइंगल नहीं है, ये वाला ट्राइंगल, ये इस एरिया के बराबर आता है, ठीक है ना। हेलो, यस सर, किस एरिया के बराबर? अच्छा,
ये इस एरिया के बराबर है। लेट मी टेक इट अगेन टू दैट पेंट फाइल, उससे जो है 2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट। सो लेट मी शेयर इट फर्स्ट, और फिर इसको डिस्कस करते हैं, पूरी डिस्कशन इसी से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा शेयर हो गया है ये? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा रिस्पांस जल्दी दिया करे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास थ्रॉटलिंग लॉस अभी जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज एक्चुअली दिस वन। ये डिस्कस किया है ना अभी, इसके बराबर था या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दे भी दूंगा, लेकिन ये इस अभी जो रेक्टेंगल ड्रा किया है ना, ये एक्चुअली इस ट्राइंगल की एरिया के बराबर होता है, ये वाला। सही है ना? अच्छा सर, ये सही है सर। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी आप कंसिडर कर ले कि हाँ ये इसके बराबर है, एक्चुअल भी इसी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप देख ले, जब प्रेशर आप डिक्रीज करते हो तो थ्रॉटलिंग लॉस जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रेशर पर आओगे तो फिर नेक्स्ट एरिया ये बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ट्राइंगल की जगह जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया है या नहीं? यस सर, हो रहा है। यस सर, वो है। अच्छा, हो रहा है। तो जब आप नीचे प्रेशर डिक्रीज कराते हो तो नीचे आप देख ले, ये अगर नीचे बिल्कुल लोअर प्रेशर पर आप आ जाए तो ये बड़ा ट्राइंगल आपके पास बन जाएगा जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो आपके पास थ्रॉटलिंग लॉस हो रही है, और यही थ्रॉटलिंग एरिया आपके वर्क इनपुट में भी एड अप होगा। ये अभी हमने उस वर्क कंजम्पशन वाली स्लाइड में हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। तो वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो रहा है इस लिहाज से, थ्रॉटलिंग लॉस की लिहाज से। अगर दूसरे साइड पर हम देख ले तो हमारे पास एग्जिट पॉइंट इनिशियल प्रेशर में ये था जिसमें ये वर्क इनपुट एड हो रहा था। नेक्स्ट केस में हमारे पास ये ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा, ये भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में ये भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो दोनों लिहाज से वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों का इफेक्ट ये आएगा कि ऑपरेटर की प्रेशर जितनी आप डिक्रीज कराओगे उतनी ही आपके पास जो एफिशिएंसी होगी, सॉरी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। अभी इसको आप पीएच डायग्राम से देख ले। पीएच डायग्राम में इनिशियल प्रेशर के ऊपर एग्जिट एंथैल्पी आपके पास 1 पॉइंट के ऊपर ये डॉटेड लाइन था, ठीक है। तो इस H1 से अगर आप ये माइनस कर दे, इनिशियल वैल्यू क्या है H4, 3 और इन सब पॉइंट पर आपकी एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट H है ना, कांस्टेंट, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। हेलो, समझ रहे हैं ना आप? यस सर। अच्छा, सो दिस इज व्हाई इट इज नॉट राइटिंग यार। 1 मिनट। दिस इज लेट्स से कांस्टेंट H। अगर प्रेशर आप डिक्रीज कर दे तो इस H1 से वैल्यू डिक्रीज होके इस डॉटेड लाइन पर आ जाएगी, मजीद डिक्रीज कर दे तो इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो इस फाइनल वैल्यू से आप वही कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो लो प्रेशर पर वो डिफरेंस कम से कम होता जाएगा, तो एंथैल्पी डिफरेंस डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी निस्बत आपका वर्क इनपुट का क्या हो रहा है, वर्क इनपुट इनलेट एंथैल्पी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी निस्बत जो एग्जिट एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। मतलब इनिशियल प्रेशर के लिए जो एंथैल्पी डिफरेंस अक्रॉस द कंप्रेसर आ रहा था वो ये डिफरेंस, ये लाइन थी, ये वाली, ठीक है। अगर इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, अब आपने जब प्रेशर फाइनल पॉइंट तक डिक्रीज कर दी तो अभी आपके पास एंथैल्पी डिफरेंस अक्रॉस द कंप्रेसर ये बन गया है। समझ आ रही है ना? तो इस लाइन की विड्थ आप कंपेयर कर ले इस इनिशियल प्रेशर की विड्थ के साथ, तो ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये वाला, ठीक है ना। हेलो,
यस सर, समझ आ रही है आपको या नहीं? यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, तो इनिशियल Yes, प्रेशर sir. जो हाई प्रेशर पर इंथैल्पी डिफरेंस है अक्रॉस द कंप्रेसर वो कम डिफरेंस है, और वही कंडेंसर प्रेशर आप कांस्टेंट रख के प्रेशर को, ऑपरेटर की प्रेशर को डिक्रीज कर दो तो एंथैल्पी डिफरेंस अक्रॉस द कंप्रेसर वो बढ़ जाएगी। इट मींस के कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा, और इसको हमने टीएस डायग्राम में इस पॉइंट से प्लस इस थ्रॉटलिंग लॉस से और प्लस इसकी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से भी हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है जी। यस सर, चलो टीएस अच्छा, अभी जो हमने डिस्कशन की थी कि इवेपोरेटिंग इफेक्ट लिट से इस प्रेशर पर हमें इवेपोरेटिंग इफेक्ट फाइंड कर रहे थे, सो दैट इज H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H2। ये पॉइंट है क्योंकि इनिशियल प्रेशर ये प्रोसेस हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला, इसके ऊपर अभी फोकस आप करें, ठीक है। दैट इज H2 माइनस H1। इस तरह है या नहीं है, जल्दी से आप बता दें, शाबाश। H2 माइनस H1 कंप्रेसर वर्क है ना? यस सर, यस सर, और H1 माइनस H4 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है ना? यस यस सर, सर, तो दिस इज बेसिकली COP ऑफ कूलिंग, कूलिंग की है ना ये COP। यस सर, अच्छा, इसकी जगह अगर मैं COP ऑफ हीटिंग की लिख दूं तो हीट रिजेक्टेड इनसाइड द कंडेंसर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्रोसेस लाइन, ये वाला, और वो किसके बराबर है? H2 माइनस Yes, sir. H3 होगा ना? H2 माइनस यस H3। सर, H2 माइनस H3 H2 माइनस H3। माइनस H3 डिवाइड बाय वही पैरामीटर यहां पर आ जाएगा H2 माइनस H1। इसको लिख दे, ठीक है। तो अभी आप कंपेयर कर ले, इस लाइन की विड्थ को कंपेयर कर ले तो ये सिर्फ इसका ये पोर्शन इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये वाला। ये बाकी जो है आपके पास कंडेंसर के अंदर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा या नहीं? यस सर, आएगा। तो इसकी इस अमाउंट से चूंकि न्यूमरेटर बढ़ गया है तो COP ऑफ हीटिंग विल बी हाई एज कंपेयर टू COP ऑफ कूलिंग। कूलिंग, यस सर। हीटिंग का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द COP ऑफ कूलिंग। इसको मैं लिख दूं, और जनरलाइज इसकी डिफिनीशन क्या है? दैट द COP ऑफ कूलिंग विल बी या COP ऑफ हीटिंग विल बी इक्वल टू COP ऑफ कूलिंग प्लस 1। इसका एक प्रूफ भी है, इसको आप pH डायग्राम से प्रूफ कर भी सकते हैं। 1 प्लस COP ऑफ कूलिंग के बराबर होगा, ठीक है। ये आप खुद देख लेके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, ये इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोच ले। समझ आ रही है आपको? सर ये 1 जो है ये हमेशा 1 ही रहेगा या चेंज हो सकता है ये कांस्टेंट? क्या, कौन सा? सर ये 1 प्लस जो आपने कहा COP हाँ, ये हमेशा ये जनरलाइज है। जनरलाइज्ड है। हाँ, ये जनरलाइज है। यहाँ पर कूलिंग का, हीटिंग का H आप लिख दे, दिस इज जनरलाइज। और इसको आप खुद सोच ले, अगर नहीं कर सके तो नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, सो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, वरना दिस इज ऑल फॉर टुडे लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 जो स्लाइड रह गए हैं ये डिस्कस करके इसको वाइंड अप कर दूंगा मैं। एक्सक्यूज सर मी इससे सर, फिर ये भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि जो हिली एरियाज होंगे सर वहां पे फिर परफॉर्मेंस जो होगी वो कम होगी। हिली एरियाज का क्या मतलब है? सर मतलब अगर हम इस तरफ जाएं सर, मरी साइड पे या ऊपर नारायण का वाली तरफ, एज कम्पेयर टू कराची या जो जहाँ पे सर प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये प्रेशर तो आप आउटसाइड प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे, दिस इज द प्रेशर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर सिस्टम। ये ऑपरेटर की प्रेशर है, ठीक है ना? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं है कि आप उसको उस लिहाज से बता दें। अच्छा, ठीक है ना? सही है सर, ठीक है। हाँ जी जी, किसी और का अगर सर कोई ये क्वेश्चन जो है तो पूछ ले। लेफ्ट साइड पर जो टीज डायग्राम है ना सर, अच्छा, अगर इसमें हम टेम्परेचर ऑफ इवापोरेटर ज्यादा करें तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। हाँ एग्जैक्टली ज्यादा होगी। तो एक्चुअली ऐसा मतलब अंदर रेफ्रिजरेशन के अंदर ये क्या अमल होता है कि टेम्परेचर भी ज्यादा हो और वो हीट भी ज्यादा एब्जॉर्ब करे सर? टेम्परेचर भी ज्यादा और हीट भी। अभी
टेम्परेचर की बात इस निस्बत से जो है डिसएडवांटेज है कि लेट से आप ऐसा प्रेशर कंसिडर कर ले कि उसके ऊपर रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर ईयर की टेम्परेचर से ज्यादा हो, तो उसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वो हीट एब्जॉर्ब तो ज्यादा करेगा उस प्रेशर के ऊपर, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें बेसिकली 3 to 4 थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है, तो जितना आप नीचे आएंगे इंट्रापी उतनी ज्यादा होती जाएगी और वो डोम के इस साइड पर आता जाएगा, तो थ्रॉटलिंग लॉस जो है उससे इंक्रीज होता जाएगा। तो थ्रॉटलिंग लॉस जो है उसका मतलब ये है कि आपका रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर आने से पहले ही उसके वेपर्स जो है वो ऑलरेडी उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जो बाकी लिक्विड इवेपोरेटर के अंदर आएगा वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये इफेक्ट उसका आ जाएगा। ओके सर। जी, any question? If you have, you can ask. Otherwise, let me stop the recording. क्वेश्चन है किसी का? सर No, फिर हम sir. ये भी कह सकते हैं कि नहीं है सर। जी जी, क्वेश्चन करें आप। सर कि अगर हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्मियों में सर चल रहा है एक एसी और सर एक 35 पे चल रहा है, तो सर जो 40 वाला होगा उसकी ज्यादा होगी ना सर परफॉर्मेंस फिर? हाँ, वो ज्यादा होगी। एक तो उसका कंप्रेसर वर्क भी जो है वो कम पड़ जाएगा, ये हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जितना लो प्रेशर एवापोरेटर से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को लेता है उतना ही ज्यादा वर्क डन उसका रिक्वायर्ड होगा कि उसको हाई प्रेशर पर लेके जाए। जितने हाई प्रेशर पर कंप्रेसर उसको सक करेगा तो उसको कम वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि उसको फाइनल उसी कांस्टेंट कंडेंसर प्रेशर पर लेके जाए, तो कंप्रेसर वर्क उससे इफेक्ट होती है। ये रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी ये डिस्कस होगा। राइट सर, थैंक यू जी। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा।